हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका पार्ट 3 रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का आज हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं क्योंकि सामने ही आपके एग्ज़ाम है और आप पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर भी ज़्यादा मिलेगा। और हाँ, कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। ओके, तो चलिए हम रीढ़ की हड्डी के बारे में आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना कहाँ तक तर्कसंगत है? उत्तर, यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण है कि वह हमारे अपने बीते हुए समय को याद करता है तथा उसे ही सही ठहराता है, परंतु बीते हुए समय की तुलना वर्तमान समय से करना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि हर एक समय अपनी उस समय की परिस्थिति के अनुसार सही होता है। यूँ भी हर ज़माने की अपनी मांग होती है। उसी के अनुसार जब ज़माना बदलता है तो वहाँ कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। समय के साथ स्वयं को बदलना भी आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, इसलिए ऐसी तुलना उचित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाने और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विशेषता को उजागर करता है? उत्तर, आधुनिक समय में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवाद लोगों के दबाव में झुकना पड़ रहा था। उपयुक्त बात एक पिता की विवशता को उजागर करती है, जो एक और अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर सक्षम बनाना चाहता है, लेकिन समाज के नियमों को मानने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? उत्तर, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, सरासर गलत है। एक तो वह अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और उसे सुंदरता को और बढ़ाने के लिए प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वह यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़की की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं है, बल्कि आज समाज में लड़का तथा लड़की को समान दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। उत्तर, मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। उनके अनुसार स्त्रियां सिर्फ चूल्हा चौका संभालने के लिए होती हैं। वह इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को कम कर रहे हैं। रामस्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वह चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते और एक स्वाभिमान बर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। क्वेश्चन नंबर 5,
आपके लड़के आपके लाडले बेटे के की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। उत्तर, उपयुक्त कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्न कमियों की ओर ध्यान दिलाना चाहती है। पहला, शंकर का चरित्र अच्छा नहीं है। लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर काटते हुए वह पकड़ा जा चुका है। सेकंड, उसका अपने निजी कोई व्यक्तित्व नहीं है। वह अपने पिता के पीछे चलने वाला बेचारा जीव है। जैसे कहा जाता है वैसे ही करता है। वह कमज़ोर युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। पॉइंट 3, वह शारीरिक रूप से भी समर्थ नहीं है। वह शरीर से कमज़ोर है तथा उससे तन कर भी बैठा भी नहीं जाता। जब वह अपना बोझ नहीं संभाल सकता तो परिवार क्या संभालेगा। क्वेश्चन नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, समाज में आज उमा जैसे दृढ़, स्पष्टवादी तथा उच्च चरित्र वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसे दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है तथा दहेज जैसी कुरीतियों से लड़ सकती है। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा जो आत्मविश्वास से भरी, निडर तथा नई सोच रखती हो। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए अभिशाप है। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते, ना ही प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, बल्कि वह समाज के लिए बोझ है। क्वेश्चन नंबर 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक के सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस प्रकार मानव की रीढ़ की हड्डी महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार वैवाहिक रिश्तों में लड़का और लड़की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। उनके स्वस्थ रिश्ते पारिवारिक शांति, अपनापन और समृद्धि का कारण बनते हैं। इस पाठ के जरिए यही बताने का प्रयास किया गया है कि नर और नारी दोनों में ही समानता होनी चाहिए। नारी को कमतर समझकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अतः यह उचित शीर्षक है। यह रीढ़ की हड्डी समाज में मजबूत युवा वर्ग का प्रतीक भी है। क्वेश्चन नंबर 8, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। उत्तर, इस कहानी में कई पात्र हैं, परंतु सबसे सशक्त पात्र बनकर जो उभरता है वह उमा का ही है। उमा की उपस्थिति भले थोड़े समय के लिए थी, परंतु उसके विचार से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नए सोच और दिशा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 9, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर, रामस्वरूप आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न एक मजबूत पिता है। वह एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वह छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता तथा कायरता झलकती है। राम गोपाल निहायती चालाक, बड़ बोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में अविश्वास रखने वाले दाकियानूसी व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसी कारणवश वह मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वह विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए।
रीढ़ की हड्डी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पॉइंट 1, यह एकांकी स्त्री पुरुष की समानता का पक्षधर है। पॉइंट 2, लड़कियों के विवाह में आने वाले समस्याओं को समाज के सामने लाना। पॉइंट नंबर 3, बेटियों के विवाह के समय माता पिता को होने वाली परेशानियों को उजागर करना। पॉइंट नंबर 4, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वालों को बेनकाब करना। पॉइंट नंबर 5, स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना तथा उसका सबल व्यक्तित्व प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 11, समाज में महिला को उचित गरिमा दिलाना हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, समाज में महिला को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि अन्य लोग प्रेरणा ले सकें। थर्ड पॉइंट, उनके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए तथा समय समय पर उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए। फोर्थ, मीडिया आदि के द्वारा उनके अस्तित्व की गरिमा का ध्यान रखा जाए। अश्लील चित्र, गीत संगीत आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पॉइंट 5, लड़के और लड़की को समान अधिकार मिलना चाहिए। पॉइंट 6, हमें महिलाओं को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पॉइंट 7, महिला को उचित सम्मान देना चाहिए। पॉइंट 8, महिला को उनके इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, एक लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको कौन सा चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है व कौन सा चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको देने का प्रयास करूँगी। और अब तक देखने के लिए धन्यवाद।